अच्छा, आपने मॉडल्स पढ़ लिए कि पहले जो होते थे, जो नेटवर्क बनाए जाते थे, बनते थे, मॉडल्स बनते थे, वो रेगुलर शेप्स की बुनियाद पे रेगुलर नेटवर्क होते थे वो और उन सब की प्रॉपर्टीज़ जो होती थी वो सेम होती थी। उसके बाद 1960 में रैंडम ग्राफ थ्योरी आई। साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, पाल एडोस और अल्फ्रेड रेनियर। ये लोग क्या कर रहे थे, इन लोगों ने एक रैंडम ग्राफ की थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जो नेटवर्क्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, वो रेगुलर नहीं होते और वो रैंडमली कनेक्टेड होते हैं। मतलब कोई भी नोड आई किसी भी नोड से कनेक्ट हो गई रैंडमली, कोई भी रीज़न नहीं है इसका कनेक्ट होने का। ये इन लोगों ने ये कहा था कि ये होमोजीनियस डेविएशन है, बाइनोमियल शेप है। यहाँ पे इन लोगों ने ये कहा था कि कोई भी चीज़ अपनी जो लिमिट है ना, उससे एक्सीड नहीं करेगी, डेविएट नहीं करेगी अपनी लिमिट से। तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल शेप। इन्होंने कहा था कि हर ग्राफ की जो शेप है वो बाइनोमियल शेप आएगी। सही है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा अगर हम देखें कि उसकी एवरेज कितने केजी का हो सकता है एक एप्पल, तो मैक्सिमम उन्होंने कितना भी ले लिया, फॉर एग्जांपल हाफ केजी या कितना भी, तो अपनी वो जो लिमिट है ना उससे वो एक्सीड नहीं करेगा। वो लोग क्या कर रहे थे कि वो ग्राफ को ले रहे थे, वो रियल वर्ल्ड के जो नेटवर्क्स हैं उनको वो नहीं ले रहे थे। सही है। तो तभी वो लोग कह रहे थे कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब रैंडमली हो रहा है। अच्छा, इसकी दो अजम्पशंस थी इस मॉडल की कि नोड जो कनेक्ट होंगी वो रैंडमली कनेक्ट होंगी। सही है। और नेटवर्क जो होगा इसका जो वो अनडायरेक्टेड होगा। सही है। इसके बाद हम इसके की पैरामीटर्स पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं। अच्छा, जो रैंडम ग्राफ है इसकी मैं आपको बता दूं कि इसके बाद इसके दो मेथड बने रैंडम ग्राफ के। कौन से बने? एक हमारे पास है GNP मॉडल, दूसरा हमारे पास है GNL मॉडल। अच्छा, ये क्या होते हैं इसको बाद में देखते हैं कि हम बनाएंगे कैसे रैंडम ग्राफ। सही है। तो उसके लिए हमें पहले पहले तो हमें नोड्स का नंबर चाहिए होगा कि भाई कितने नोड्स का हमें रैंडम कोई भी ग्राफ बनाना है। सही है। उसके बाद हमें या तो P चाहिए होगा या तो फिर L चाहिए होगा। P क्या है? P है प्रोबेबिलिटी, कि हमें अगर तीन नोड्स हैं तो उनके बीच में कौन सी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी वो तीनों आपस में कनेक्ट हो। सही है। या तो हम प्रोबेबिलिटी लेंगे n के साथ या फिर हम L लेंगे n के साथ। L क्या है? L है टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन द ग्राफ। सही है। ये दो रैंडम ग्राफ की बुनियाद पे ये दो हमें जो है वो समझिए आपके मॉडल मिले, एक GNP दूसरा GNL। सही है। जो GNP मॉडल है जिसमें प्रोबेबिलिटी है, उसमें जो एजेस का नंबर होता है वो फिक्स नहीं होता। क्यों फिक्स नहीं होता? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होता है। हमेशा उसका नंबर जो है वो चेंज आ सकता है, कभी 7 आया, 11 आया, कुछ भी आ जाए। मतलब कि वो फिक्स नहीं होता एजेस का नंबर GNP मॉडल में। जबकि जो GNL मॉडल है उसके जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो हमेशा फिक्स ही होते हैं। सही है। और ये हमें L फाइंड करने का फार्मूला है कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हम लिंक्स किसी भी नोट्स के लिए, अगर 3 हमने यहाँ पे ले ली तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/2। तो इसकी पॉसिबल जितनी भी लिंक्स होंगी 3 नोट्स की वो हमें हमारे पास आ जाएंगी। सही है। एल हम इससे लेंगे। P जो है वो उसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 1 तक, उसके बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, फॉर NP मॉडल, ये जो NP मॉडल है वो दिया था गिलबर्ट ने। फॉर ईच पोटेंशियल एज वी फ्लिप अ कॉइन। हर एज के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा एक नोड A दूसरी नोड B, फिर मैंने इनके लिए एक कॉइन फ्लिप किया। सही है। मैंने अगर प्रोबेबिलिटी सेट कर दी कि अगर हेड आया तो मैं एज ड्रा करूँगा, अगर टेल आया तो मैं नहीं करूँगा। तो अगर वो कॉइन मैंने फ्लिप किया, हेड आया, तो मैंने उनकी जो है वो एज ड्रा कर दी, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना दिया। इसी बुनियाद पे इन लोगों ने ये GNP मॉडल दिया प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर सर हमें हमें दे कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/6 और नोट्स हमारे पास हैं 12, तो उसकी कैलकुलेट करो कि प्रोबेबल चांस के नोट्स जो हैं वो इनकी एजेस आपस में कितनी होंगी, कितने होंगे इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पॉसिबल टोटल हमारे पास जो होंगी इन नोड की लिंक्स कितनी होंगी। तो हमें पता है कि टोटल 12 लिंक्स हैं, तो मैंने यहाँ पे ये काउंट जो है वो निकाल ली इनकी टोटल लिंक्स। ठीक है। पॉसिबल लिंक्स हमने निकाल ली, यहाँ पे वो आती हैं इसकी 66। सही है। अब इस 66 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी से। सही है। 1/6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 11।
सो 11 ऑलमोस्ट लिंक्स विल बी जनरेटेड। इसमें हमें इतनी प्रोबेबिलिटी में, इतनी नोड्स में हमारे पास तकरीबन 11 जो हमारे पास लिंक्स होंगी वो जनरेट होंगी। बट दिस कुड बी वेरी बिकॉज इन GNP मॉडल एजेस आर नॉट फिक्स। लेकिन ये वेरी कर सकती है वैल्यू जब हम रियल में बनाएंगे कभी, अगर सिमुलेशन पे अगर हमने बनाया तो वो वेरी कर सकता है यह नंबर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और GNP मॉडल में एजेस हमेशा फिक्स नहीं होती। सो विद द सेम प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एजेस कैन बी डिफरेंट ईच टाइम। हर टाइम आप अगर कोई कॉइन फ्लिप करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हेड ही आए। सही है, इसी को कहते हैं कि एक रैंडमनेस है इस चीज़ में, इस ग्राफ में। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर हम नेटवर्क का साइज़ बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले 4 नोड थे, फिर मैंने उस नेटवर्क का साइज़ बढ़ाया, उस नेटवर्क को मैंने 6 नोड कर दिए, ठीक है। 4 बंदे थे, फिर 6 बंदे हो गए, फिर 10 बंदे हो गए। लेकिन मैंने जो प्रोबेबिलिटी है ना, उन दोनों उनके आपस में जो कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो मैंने फिक्स रखी। सही है, प्रोबेबिलिटी मैंने फिक्स रखी कि भाई इतनी जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये फिक्स है, ये बंदे या नोड्स कनेक्ट होंगे आपस में। सही है, लेकिन अगर वो नेटवर्क ग्रो करेगा, जैसे जैसे ग्रो करेगा, प्रोबेबिलिटी मैंने फिक्स रखी, तो उसकी एवरेज डिग्री पे क्या असर पड़ेगा? क्या उसकी एवरेज डिग्री कम होगी, बढ़ेगी या सेम रहेगी? सही है, तो ये क्वेश्चन शायद आए या ना भी आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एवरेज डिग्री कैसे निकालते हैं अगर प्रोबेबिलिटी आपकी फिक्स हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रैंडमली मैंने ले लिए कि भाई 10 मेरे पास नोड्स हैं। सही है, प्रोबेबिलिटी हमने उठाई है 1/6, और सॉरी 1/5 हमने ये उठाई है, और 10 मैंने पहले नोड्स लिए हैं। सही है, उसके बाद फिर मैं लूँगा 100, मतलब कि मेरा नेटवर्क ग्रो हो तो तब की वैल्यू क्या है। जब मैंने 10 नोड लिए, उसकी मैंने फाइंड की पॉसिबल के लिंक्स कितनी होती हैं। सही है, यहाँ पे जो फार्मूला होता है n/n-1/2, उसी के हिसाब से 10 को मल्टीप्लाई किया 9 से और डिवाइड किया 2 से, 45 आंसर आया। सही है, ये हमारे पास है पॉसिबल लिंक्स। इस 45 को मैंने मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से, तो हमारे पास 0.2 तो ये प्रोबेबिलिटी है। इसको 0.2 को मल्टीप्लाई किया 45 से, तो हमारे पास 9 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई उसकी GNP जो मॉडल है उस ओके, इतने रैंडम जो है वो लिंक्स इसमें जनरेट होंगी। सही है, अब मुझे एवरेज डिग्री निकालनी है, तो एवरेज डिग्री के लिए मैंने इस 9 को किया 2 से मल्टीप्लाई। अब कोई भी नंबर हो यहाँ पे, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स आपके पास कितने थे। मैंने 10 उठाए थे, तो टोटल नंबर ऑफ़ 10 मैंने नोट्स उठाए और उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो 1.8 मेरे पास आई एवरेज डिग्री इसकी। सही है, अब यहाँ पे मैंने नोट्स कितने रखे थे, 10। अब क्वेश्चन में है कि अगर आप यही प्रोबेबिलिटी रखेंगे और नोट्स को आप बढ़ाएंगे, नेटवर्क को आप ग्रो करेंगे, तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है क्या किया कि मैंने नेटवर्क को इंक्रीज़ किया, 100 नोट्स कर दिए यहाँ पे, वहाँ पे 10 थे, अब मैंने 100 कर दिए। दोबारा से वही किया, 100 × 99 और डिवाइड कर दिया 2 से, कि मेरे पास पॉसिबल उसकी इन नोट्स में पॉसिबल लिंक्स कितनी होंगी कि वो कंप्लीट ग्राफ बने। सही है, तो मेरे पास ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया इस प्रोबेबिलिटी से, तो मेरे पास आ गया 990। सही है, ये हमारे पास आ गया रैंडम जो हमारे पास लिंक्स बनेंगी इनकी, वो आ गया। अब इस रैंडम जो वैल्यू हमारे पास आई है, इसकी हम एवरेज डिग्री निकालेंगे। तो मैंने एवरेज डिग्री निकाली। सही है, 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर हमारे पास नोट्स कितनी थी, 100 थी, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आया 19.8। अब आप देखें, जब मैंने 10 नोट्स यहाँ पे ली थी, तो यहाँ पे आया 1.8। ज़ाहिर है यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, और जब यहाँ पे मैं एवरेज डिग्री की और यहाँ पे जब मैंने 100 नोट्स ली तो 19.8। इसका मतलब कि जो एवरेज डिग्री है उसमें इंक्रीज़ हुआ। सही है, तो सो यू कैन सी दैट द एवरेज डिग्री विल बी इंक्रीज इन द नेटवर्क इफ़ द नेटवर्क ग्रोस एंड P विल बी फिक्स। अगर P को हम फिक्स रखें और नेटवर्क को ग्रो करें, तो उसकी जो एवरेज डिग्री होगी वो बढ़ेगी। इस CR मॉडल में हम जो भी ग्राफ बनाएंगे, जो भी जनरेट हम ग्राफ करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होगा और उसकी जो लिंक्स होंगी वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। सही है, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने लो रखी तो वो कम ही ज़ाहिर है कनेक्ट होंगी लिंक्स नोट्स आपस में, और लिंक्स जो हैं वो कम होंगी। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने ज़्यादा रखी तो ज़्यादा जो है वो कनेक्ट होंगी नोट्स आपस में। सही है,
जो इसकी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल नोड्स की, वो नियरली सेम आएगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जो डिग्री है ना हर नोड्स की, वो सेम आएगी। वो ये जो रैंडम ग्राफ है, जो रैंडम मॉडल है, सही है, ये हमें होमोजीनियस जो है वो देगा, नेटवर्क देगा। होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो भी उसमें नोड्स होंगी उन सब की डिग्री सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि हम रैंडमली उसको जनरेट करेंगे और कोई रीज़न नहीं होगा हमारे पास उसको नोड को आपस में कनेक्ट करने का, सही है। रैंडमली जो नंबर आया, जब उसको हम करते रहेंगे, कनेक्ट करते रहेंगे, तो जाहिर है कुछ टाइम के बाद वो सारी नोड्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो तो उन सब सारी नोड्स कनेक्ट हो जाएंगी, तो उन सब की जो डिग्री होगी वो सेम ही होगी। इस ई आर रैंडम मॉडल में कोई भी जो एक नोड ऐसी नहीं होगी कि वो उसकी ज़्यादा हो डिग्री और किसी एक नोड की कम हो। ऐसा हो ही नहीं सकता रैंडम मॉडल में, सही है। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें इस ई आर रैंडम मॉडल में, तो डिग्री मैं बता चुका हूँ कि उसकी हर नोड की डिग्री जो होगी वो सेम होगी। बिकॉज इन रैंडम ग्राफ एवरी नोड हैव ऑलमोस्ट द सेम डिग्री, सो यू कैन चूज। अब हम जब डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन हम इसकी निकालेंगे, तो आप किसी भी नोड को लें और उसकी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन उसकी निकालें, जो उस नोड की डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, आप समझिए कि बाकियों की भी वही आएगी। क्यों वही आएगी? क्योंकि हर नोड की डिग्री रैंडम ग्राफ में सेम होती है, मॉडल में सेम होती है। तो आप कोई भी नोड ले लें और उसकी आप अगर डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं तो उसकी आप निकालें, किसी की भी, और उसकी वो जो होगी वो सेम होगी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आप ये देखें, हम देखते हैं कि रैंडम जो मॉडल है उसमें कोई भी हब नहीं होगा। हब क्या होता है? हब एक ऐसा नोड हो जो एक प्रोमिनेंट नोड हो, जिसके बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हों, सही है। मैंने आपको बताया कि ई आर मॉडल में सबकी डिग्री एक होती है। जब सबकी डिग्री एक जैसी होगी, सही है, एक नहीं होती, एक जैसी होगी, जब अगर 2 होगी तो सबकी 2 होगी, 3 होगी तो सबकी 3 होगी, तो जब इतनी डिग्री होगी तो इसमें हब बनेगा ही नहीं। हब तब बनता है जब किसी एक या दो नोड की, या कुछ नेटवर्क में, अगर बड़ा नेटवर्क है उसमें 1 2 4 5 नोड ऐसी हों जो प्रोमिनेंट हों, जिनकी डिग्री बहुत ज़्यादा हो, सही है, बाकियों से, तो उसको हम कहते हैं हब। तो लेकिन हब जो है वो ई आर रैंडम मॉडल में नहीं बनेगा, क्योंकि वो बन ही नहीं सकती हब। हब जो है वो तब बनेगा जब आपकी एक नोड प्रोमिनेंट हो, सही है। यू डोंट एक्सपेक्ट लार्ज हब्स इन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, सही है, बिकॉज डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन इज डन विद द प्रोबेबिलिटी, सो ऑलमोस्ट ऑल नोड्स हैव सेम डिग्री एंड हेंस नो हब विल बी क्रिएटेड। आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे अगर इसको कहते हैं हम हब, कि ये जो बीच वाली जो एक नोड है इसकी डिग्री कितनी है? 8 है, सही है, इसको हम कहते हैं हब। लेकिन यहाँ पे ये हब, इस ई आर मॉडल में ये हब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ई आर मॉडल में सबकी डिग्री जो होती है वो सेम होती है, सही है। अच्छा, ई आर मॉडल में मैंने बताया कि हब नहीं बनेगा, लेकिन एक जाइंट कंपोनेंट ज़रूर बनेगा, सही है। इन रैंडम नेटवर्क्स देयर विल बी जाइंट कंपोनेंट। जाइंट कंपोनेंट क्या होता है? अ कंपोनेंट वेयर ऑलमोस्ट ऑल नोड्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। एक कंपोनेंट बना होता है कुछ नोड्स का, कुछ कपल ऑफ नोड्स का, कुछ ग्रुप ऑफ नोड्स का, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, उसको हम बोलते हैं जाइंट कंपोनेंट, सही है। इफ़ यू इंक्रीज द एवरेज डिग्री आफ्टर क्रॉसिंग द वैल्यू ऑफ 1, अगर हम एवरेज डिग्री को बढ़ाएंगे, ये एक सिमुलेशन में होता है एक सॉफ्टवेयर में, कि अगर आप उसकी एवरेज डिग्री को हम बढ़ाएंगे, जैसे ही उसको 0 से उसकी बढ़ाएंगे, जैसे ही 1 हुई और 1 से बढ़ेगी, तो उसमें जो है वो बहुत सारी जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी और वो एक जाइंट कंपोनेंट बनना शुरू हो जाएगा, सही है। देयर विल बी लेस आइसोलेटेड नोड्स। आइसोलेटेड नोड्स क्या होती हैं? मतलब कि जो ज़्यादातर किसी से कनेक्ट ना हो, वो पेरिफेरल नोड्स होती हैं, सही है। वो उसकी डिग्री कोई 1 होगी या 2 होंगी, वो नेटवर्क के ज़्यादातर बाहर होती हैं, मतलब कि कनेक्ट होती हैं नेटवर्क से लेकिन 1 2 लिंक्स के साथ। तो जो जाइंट कंपोनेंट होगा उसमें वो आइसोलेटेड नोड्स जो होंगी वो कम ही होंगी, क्योंकि सब जो है वो ग्रुप सारा जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अब शायद आपके जहन में ये आए कि जाइंट कंपोनेंट और हब में क्या फ़र्क है। देखें, हब में जो है वो कोई भी एक नोड जो है ना वो प्रोमिनेंट होती है, उसकी डिग्री 100 1000 2000 हो सकती है, बाकियों की कम होगी, 50 100 होगी, लेकिन उस एक की अगर 1000 हुई, उसको हम कहेंगे ये एक नेटवर्क में, समझें कि ये एक हब है। जाइंट कंपोनेंट क्या होगा कि सारी नोड्स की डिग्री सेम होगी, सबकी सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगी,
उसको हम बोलते हैं जाइंट कंपोनेंट।